नमस्कार दोस्तों। डेट आज की देखो 11 अक्टूबर 2024 है। स्वागत है आपका एटोल डिस्कशन में। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले कोट देख लीजिए। वार डज नॉट डिटरमाइन हु इज़ राइट, इट डिटरमाइन हु इज़ लेफ्ट। देखो इस कोट का मतलब ये है, जैसे अभी इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है। देखो ये युद्ध नहीं डिसाइड करेगा कि मोरली कौन ठीक है कौन गलत है, आइडियोलॉजिकली कौन ठीक है कौन गलत है। नहीं, ये युद्ध नहीं डिसाइड करेगा। युद्ध सिर्फ ये डिसाइड करेगा कि कौन बचता है। जब कोर्ट ये बोलता है ना कि युद्ध ये डिसाइड करेगा कौन बचता है, तो मतलब कोर्ट ये बोलना चाहता है, डीपर मीनिंग है कि युद्ध में बहुत सारे लोगों की जान जाती है। समझ गए? कौन बचता है इशारा उन लोगों की तरफ है जिनकी जान चली जाती है इस युद्ध में। कई बार देखो ये बोला जाता है कि युद्ध में जिसकी जीत होती है वो इतिहास अपने हिसाब से लिखवाता है। जैसे कांग्रेस के बारे में ये कहा जाता है कि आज़ादी के बाद कांग्रेस सत्ता में आई तो उन्होंने इतिहास अपने हिसाब से लिखवाया। कई बार पांडवों के बारे में ये कहा जाता है कि आज हम युद्ध में पांडवों के बारे में सब अच्छा अच्छा बोलते हैं, कौरवों के बारे में सब खराब खराब बोलते हैं। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि जिसकी जीत होती है वो इतिहास फिर अपने हिसाब से लिखवाता है और उसमें वो अपने आप को अच्छा ही बताएगा। इसलिए पॉइंट देखो ये है कि युद्ध डिसएग्रीमेंट्स हैं, कुछ दिक्कत है, तो देखो उसका फैसला युद्ध के थ्रू नहीं होना चाहिए। मिलिट्री पावर इज नॉट इजिकल टू मोरल पावर। समझ गए? तो ये कोट है, एक्सपेंड करके आप लिख सकते हो बहुत सारी चीज़ें। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, लास्ट में एक डोमेस्टिक वर्कर से संबंधित इशू रिवाइज भी करेंगे। सबसे पहले हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे आज, एथिकल लेसन्स फ्रॉम रतन टाटाज लाइफ। एथिक्स में इस आर्टिकल को ज़बरदस्त ढंग से यूज़ कर सकते हो। दूसरा आर्टिकल फिर ब्लैक कोट सिंड्रोम से संबंधित है। ये ब्लैक कोट सिंड्रोम क्या है डिस्कस करेंगे। तीसरे नंबर पे आर्टिकल डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन पैराडॉक्स से संबंधित। एक तरफ फूड ग्रेन के मामले में हम सेल्फ सफिशिएंट है, एक तरफ हम फूड ग्रेन को एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरी तरफ ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा जो रैंक है 111वां पता नहीं 113वां है आउट ऑफ 125 कंट्रीज। तो ये पैराडॉक्स है। ये मालदीव इंडिया वाला आर्टिकल हम नहीं डिस्कस करेंगे, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये इशू। फिर लास्ट में डोमेस्टिक वर्कर से संबंधित कुछ पॉइंट्स जल्दी से रिवाइज करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, रतन टाटा की लाइफ से क्या एथिकल लेसन्स हम सीख सकते हैं और अपने एथिक्स पेपर में आंसर राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले है काइंडनेस। काइंडनेस देखो ये ना पर्सनैलिटी का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है, मतलब इसे काइंडनेस को मोरल क्वालिटी माना जाता है। मतलब क्या होता है काइंडनेस का? काइंडनेस का मतलब होता है दूसरों से अच्छे तरीके से बात करना, उनकी रिस्पेक्ट करना, इसके अलावा दूसरों की परवाह करना, उनकी भलाई के बारे में सोचना। ये सारी चीज़ें काइंडनेस के अंदर आती हैं। यहाँ पर देखो, एबिलिटी टू बी पोलाइट मतलब दूसरों से अच्छे तरीके से बात करना। नेक्स्ट है केयरिंग टूवर्ड्स अदर्स, दूसरों की परवाह करना। काइंडनेस के अंदर देखो एम्पैथी और कंपैशन ये दोनों भी आते हैं। आपको समझाना हो आंसर राइटिंग में, आप इसी प्रकार से काइंडनेस के लिए एक बड़ा सर्कल बना सकते हो, एम्पैथी और कंपैशन के लिए छोटे सर्कल्स बना सकते हो। एम्पैथी का मतलब क्या होता है? एम्पैथी का मतलब होता है दूसरों की फीलिंग्स को समझना, उनकी सिचुएशन में खुद को रखकर सोचना। मतलब सामने वाले के पर्सपेक्टिव से चीज़ें देखने की कोशिश करना। कहते हैं ना, उनके पैरों में पैर रखकर सोचना कि वो क्या फील कर रहे हैं। इसके बाद है कंपैशन। कंपैशन का मतलब क्या होता है? दूसरों का जो दुख है या तकलीफ है उसको महसूस करना और वो महसूस करने के बाद में उनकी मदद करने की इच्छा रखना। एम्पैथी में आप दूसरों को पैरों में खुद को रखकर सोचते हो कि वो क्या फील कर रहा होगा। कंपैशन में आप दूसरों के लिए महसूस करते हो और फिर मन में आता है कि यार इसके लिए मैं कुछ कर दूं। समझ गए? लेकिन फोकस हमारा आज काइंडनेस पे है, एम्पैथी और कंपैशन पे नहीं है। रतन टाटा की लाइफ से क्या एग्जाम्पल मिलता है काइंडनेस का? 1984 में ना सिख राइट्स हुए थे, आपको याद होगा, दंगे हुए थे। और उसके बाद ना बहुत सारे सिख ड्राइवर्स की ना प्रॉपर्टी को जला दिया गया, इंक्लूडिंग ट्रक्स। ट्रक देखो उनकी लाइवलीहुड का एकमात्र सोर्स हुआ करता था। तो ऐसी मुश्किल की घड़ी में, ऐसे अंधेरे वाली घड़ी में रतन टाटा का एक जेस्चर बहुत ज़बरदस्त था। उन्होंने देखो जेनोसाइड सर्वाइवर्स को ना ट्रक दिए, जेनोसाइड सर्वाइवर्स को ट्रक दिए बिना पैसे लिए। आप यहाँ पर देखो,
तो ये एग्जाम्पल, ये लेसन आप एथिक्स में आंसर राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हो, काइंडनेस नेम, ताकि वो ड्राइवर्स, जेनोसाइड सर्वाइवर्स फिर से अपना बिजनेस स्टार्ट करके उनको फ्री में ट्रक दिए गए थे। इसके बाद नेक्स्ट लेसन देखो, स्पिरिट ऑफ सर्विस से संबंधित है। स्पिरिट ऑफ सर्विस देखो एक ऐसी क्वालिटी है जो किसी भी पर्सन को एंकरेज करती है, मोटिवेट करती है पब्लिक सर्विस के लिए, लेकिन विदाउट एनी सेल्फ मोटिव। खुद का कोई मोटिव नहीं है लेकिन फिर भी पब्लिक सर्विस करनी है, तो ऐसी क्वालिटी को कहा जाता है स्पिरिट ऑफ सर्विस, जो कि रतन टाटा में देखने को मिली। कब? 26/11 अटैक हुआ था मुंबई में, और उस अटैक की वजह से देखो बहुत से लोग घायल हो गए थे, बहुत से लोगों की जान चली गई थी। तो रतन टाटा ना हॉस्पिटल में मिलने गए ऐसे लोगों से जो घायल हुए थे इस हमले में। तो ऐसे लोगों की हेल्प करने के लिए उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया, ताज पब्लिक सर्विस वेलफेयर ट्रस्ट, ताकि इस आतंकी हमले में जो लोग प्रभावित हुए हैं ना उनकी मदद की जा सके। बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि ना सिर्फ ये 26/11 वाला अटैक, फ्यूचर में भी कोई इस प्रकार का टेररिस्ट अटैक हो जाता है तो उस अटैक के विक्टिम को रिहेबिलिटेट करने में और रिकवर करने में मदद करेगा ये ट्रस्ट। इसके बाद नेक्स्ट है कंपैशन। कंपैशन तो मैंने आपको बताया अभी, दूसरों का जो दुख है उसको दिल से महसूस करना, लेकिन उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको एड्रेस करने की इच्छा रखना। मतलब कंपैशन में ना एक्शन फैक्टर है थोड़ा सा, कि ना सिर्फ महसूस किया बल्कि उसके लिए मैं कुछ ऐसा कर सकूं, वो एक्शन भी दिखता है कंपैशन में। अगर आपको डिफरेंस जानना हो सिंपैथी, एम्पैथी, कंपैशन में, तो यहाँ पे डिफरेंस आप जान सकते हो। कंपैशन में क्या है? मोर एक्टिव एंगेजमेंट है, कि हाँ मुझे दुख तो मैंने महसूस कर लिया, अब मुझे कुछ करना है, कुछ पॉजिटिव एक्शन लेना है इसके लिए, तो ये चीज़ होती है कंपैशन। तो कंपैशन दिखता है, जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है, ताज की जो प्रॉपर्टीज़ है ना वहाँ पे स्टाफ को ये इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं या फिर एनिमल्स हैं उनको अच्छे ढंग से ट्रीट किया जाए, बुरे ढंग से ना ट्रीट किया जाए। तो एक लिंक्डइन पोस्ट काफ़ी वायरल हुई थी जिसमें ये बोला गया था कि मैं ताज होटल मुंबई में गई थी और वहाँ पे एक कोने में कुत्ता सोया हुआ था। तो बाद में पता लगा कि रतन टाटा ने पूरे स्टाफ को इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं कि कुत्ते को ऐसे दुत्कार के ना भगा दिया जाए। तो वहाँ पे वो कुत्ता काफ़ी समय से रह रहा था, जिसको खाना वगैरह होटल स्टाफ के द्वारा दे दिया जाता था रतन टाटा की इंस्ट्रक्शंस के बाद। और ये चीज़ ना टाटा की सभी प्रॉपर्टीज़ में इस प्रकार की इंस्ट्रक्शन दी गई थी। रतन टाटा काफ़ी ज़्यादा एनिमल लवर थे, खास करके डॉग लवर। कंपैशन के बाद नेक्स्ट वैल्यू है लीडरशिप। देखो एक लीडर वो होता है जो समाज में बदलाव लाने की पहल करता है। एक लीडर लोगों को गाइड करता है, लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। तो रतन टाटा 1961 में ना टाटा कंपनी को ज्वाइन करते हैं। तो शुरुआत में तो ना वो बल्कि वहाँ पे काम करते हैं जहाँ पे एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग चलती है। जो प्रोडक्शन यूनिट होती है ना वहाँ पे शॉप फ्लोर पे उन्होंने काम किया, क्योंकि वो शुरू में जानना चाहते थे कि एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे चीज़ें कैसी चलती हैं, क्या नुआंसेस हैं, ताकि बाद में वो दूसरी मैनेजरियल लेवल पे काम करें तो उन्हें पता होना चाहिए ग्राउंड लेवल पे सिचुएशन क्या है। तो ये देखो एक बढ़िया लीडर की निशानी है। उनका एक फेमस कोट है, आई डोंट बिलीव इन वर्क लाइफ बैलेंस, आई बिलीव इन वर्क लाइफ इंटीग्रेशन। मेक योर वर्क एंड लाइफ मीनिंगफुल एंड फुलफिलिंग एंड दे विल कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। वो कहते हैं कि वर्क और लाइफ को इंटीग्रेट कर दो और वर्क और लाइफ को मीनिंगफुल बना दो, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, एक दूसरे के पूरक होंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेसन जो हम सीख सकते हैं वो है परजिवरेंस। परजिवरेंस का मतलब क्या होता है? परजिवरेंस का मतलब देखो ये होता है कि आपके सामने ना डिफ़िकल्टीज आती हैं, आपके सामने चैलेंजेस आते हैं, लेकिन फिर भी आप अपना जो काम है ना वो कंटिन्यू करते हो, रुकते नहीं हो। जैसे रतन टाटा ना नैनो का प्लांट इस्टेब्लिश करना चाहते थे पश्चिम बंगाल में, और उस समय लेफ्ट गवर्नमेंट ने ना लैंड इनको एलोकेट भी कर दिया था सिंगूर में। लेकिन ना उस समय ममता बनर्जी विपक्ष में थी, उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया और प्रोटेस्ट के चलते वेस्ट बंगाल सरकार आगे नहीं बढ़ सकी। लेकिन रतन टाटा कमिटेड थे कि मुझे नैनो का प्लांट लगाना है। तो चैलेंजेस तो आए, लेकिन इन्होंने बाद में देखो गुजरात के उस समय के मुख्यमंत्री
आज के प्रधानमंत्री मोदी से बात की और बाद में देखो गुजरात में नैनो का प्लांट लगा, शायद जगह का नाम था आनंद करके। तो बात देखो ये है, जो अप्स एंड डाउन्स हैं वो तो देखो लाइफ का पार्ट है। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, इसका मतलब इंसान जिंदा है। अगर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में लाइफ जाएगी तो इसका मतलब ईसीजी भी कहता है कि इंसान की डेथ हो चुकी है। इसके बाद लास्ट लेसन है फिलैंथ्रोपी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिलैंथ्रोपी का मतलब होता है मानवता के लिए काम करना। देखो जो टाटा ट्रस्ट है ना, उन्होंने रतन टाटा की गाइडेंस में ज़बरदस्त एग्जाम्पल दिया फिलैंथ्रोपी का और अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने का। जैसे कोविड आया था तब भी शुरुआत में सबसे पहले रतन टाटा ने भारी भरकम, शुरुआत में कितना उन्होंने देने की घोषणा की थी, 500 करोड़ था शायद, है ना, जब कोविड की महामारी आई थी उस समय। तो मानवता के लिए देखो काम करने की बारी आए ना तो टाटा हमेशा आगे रहता है। इसी वजह से देखो कई बार आपने देखा होगा अंबानी, अदानी, उनको लोग थोड़ा अलग नज़रिए से देखते हैं, टाटा को लोग थोड़ा अलग नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि वो देखो मानवता की भलाई के लिए काम करते रहते हैं। और मैंने खुद टीसीएस में काम किया है, हालांकि कुछ लोग बोलते हैं कि वो पीआर करवाते हैं, लेकिन देखो मैंने टीसीएस में काम किया था तो ये चीज़ वैल्यूज़ में थी। तो इस प्रकार से देखो जो ये हमने लेसन्स सीखे, एथिकल लेसन्स, इनको हम आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। ये लास्ट में मैंने थोड़ा माइंड मैप की फॉर्म में ये दे दिया ताकि एक साथ सारे के सारे लेसन्स आपके पास मौजूद रहें और आप जल्दी से रिवाइज कर सको। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो ब्लैक कोट सिंड्रोम से संबंधित है। आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। पिछले महीने हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में हिस्सा ले रही थी। इस कॉन्फ्रेंस में ना उन्होंने एक वर्ड इस्तेमाल किया, ब्लैक कोट सिंड्रोम। देखो ये रिलेटेबल है वाइट कोट सिंड्रोम से। वाइट कोट सिंड्रोम क्या होता है? देखो जब कोई पर्सन क्लिनिकल सेटिंग्स में जाता है ना, जैसे हॉस्पिटल वगैरह में जाता है, तो वहाँ पे उसका ब्लड प्रेशर मेज़र किया जाता है ना, थोड़ा बहुत ब्लड प्रेशर वैसे ही बढ़ जाता है। चीज़ों को देख के, आसपास बीमार लोगों को देख के उसका जो ब्लड प्रेशर है थोड़ा सा बढ़ा हुआ आता है हॉस्पिटल में, क्लिनिकल सेटिंग्स में। तो ये होता है वाइट कोट सिंड्रोम। लेकिन उससे रिलेट करके राष्ट्रपति जी ने वर्ड इस्तेमाल किया ब्लैक कोट सिंड्रोम। मतलब देखो वैसे कोर्ट में मिलता है जस्टिस, लेकिन फिर भी ना कोर्ट में जाने से इंसान डरता है। ये अपने आप में आयरनी नहीं है? मतलब जहाँ पे जस्टिस मिलता है वहाँ पे तो देखो किसी इंसान को ना भाग भाग के जाना चाहिए कि मैं कोर्ट जाऊँगा, मैं वहाँ से जस्टिस लाऊंगा, लेकिन बावजूद इसके कोर्ट जाने से इंसान डरता है। क्यों डरता है? क्योंकि देखो उसे पता है कोर्ट जाऊँगा तो केस सालों साल चलेगा, इतने पैसे खर्च हो जाएंगे, इतनी हरासमेंट होगी और फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो जाएगी, काम वगैरह छूट जाएगा। इसलिए इंसान सोचता है भारत में कि यार कुछ भी हो, कोर्ट से पाला नहीं पड़ना चाहिए, कोर्ट केसेस से हमें दूर रखो। ये सुनते हैं ना हम डेली लाइफ में। क्योंकि देखो कोर्ट में होता क्या है, जब केस फाइल होता है ना तो बार बार एडजमेंट होता है, अगली तारीख मिल जाती है। एक कोर्ट में फैसला आ भी जाए तो फिर दूसरी कोर्ट में, हायर कोर्ट में अपील फाइल कर दी जाती है। लीगल कॉस्ट आज के समय में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से ये सोच बन गई है कि कोर्ट में नहीं जाना, कुछ भी हो जाए। होना क्या चाहिए? इफेक्टिव केस मैनेजमेंट होना चाहिए। जैसे ही केस के डॉक्यूमेंट्स फाइल किए जाएं, क्लियर टाइमलाइन मिल जानी चाहिए पिटिशनर को कि भैया आपका केस इतने दिनों में सोल्व होगा। विटनेस जो हैं आपके केस में उनको इस तारीख पे एग्जामिन किया जाएगा, इस दिन हियरिंग होगी केस की, और जो एडजमेंट है वो लिमिटेड होंगी। ये सब पहले से तय हो जाना चाहिए जब केस फाइल किया जाता है, लेकिन देखो ऐसा नहीं होता। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो 2000 के लास्ट में ना, यानी 2010 के आसपास रूल्स आए थे, केस फ्लो मैनेजमेंट रूल्स, कि केस फाइल होने के बाद में कैसे कैसे फ्लो करेगा। बट देखो इन रूल्स की ना इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल अच्छे से नहीं हुई। ये रूल्स ना सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट और हाई कोर्ट्स के लिए बनाए थे, बट इनका इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल कंसिस्टेंट नहीं है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स क्यों फेल हो जाती है?
प्रॉपर टाइमलाइन को फुलफिल करने में। देखो कई बार ना, जैसे एक केस फाइल होता है, तब जज फॉर एग्जांपल टाइमलाइन डिसाइड करता है कि मैं इतने दिनों में ये केस सोल्व कर दूंगा, लेकिन मीनवाइल ना हाई कोर्ट की तरफ से प्रेशर आ जाता है कि इन केसेस को आप ज़्यादा प्रायोरिटीज दो, इन केसेस को आप जल्दी से जल्दी सोल्व करो। जब देखो हायर जुडिशरी की तरफ से प्रेशर आ जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स पे, तो फिर देखो जजेस ने अपनी टाइमलाइन सेट की है उसको वो भूल जाते हैं, और ऊपर से जो प्रेशर आया है सिर्फ उन्हीं प्रायोरिटीज को वो याद रखते हैं। लेकिन देखो हायर कोर्ट्स जब डिस्ट्रिक्ट जुडिशरीज को ऑर्डर देती है ना कि इन केसेस को, फॉर एग्जांपल पॉलिटिशियन से संबंधित केसेस को आप जल्दी से जल्दी 2 महीने में सोल्व करो, लेकिन हायर कोर्ट्स यूं नहीं सोचती कि भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास में टाइम तो लिमिटेड है, अगर वो पॉलिटिशियन से रिलेटेड कोर्स सोल्व करेंगे तो बाकी केसेस का पूरा जो शेड्यूल है वो तो बिगड़ जाएगा, सारी टाइमलाइन जो है वो तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये कई बार हायर कोर्ट्स के द्वारा नहीं सोचा जाता। वो ये नहीं सोचते कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स क्या ऑपरेशनल चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। इसके बाद राइटर बोलते हैं, जैसे देखो 2010 के आसपास केस मैनेजमेंट रूल्स आए थे ना, जिसमें टाइमलाइन बताई गई थी कि केस को इतने समय के अंदर अंदर सोल्व करना है। देखो रूल्स तो हैं, बट जज के पास में ना कोई इंसेंटिव नहीं है कि इन डेडलाइंस को पूरा करना है, कोई इंसेंटिव नहीं है। और ना एक्सटेंशन की परमिशन उनको होती है कि ना कोई केस वैसे तो इस टाइमलाइन के अंदर सोल्व करना है, बट एक्सटेंड की जा सकती है टाइमलाइन। तो जज आमतौर पे वो टाइमलाइन एक्सटेंड कर ही देते हैं, क्योंकि उनके पास कोई इंसेंटिव ही नहीं है कि हाँ इस टाइमलाइन के अंदर अंदर केस सोल्व करना है। और केस सोल्व करने में डिले भी हो जाता है ना, और कोई हाई कोर्ट में फॉर एग्जांपल अपील फाइल कर दे कि केस सोल्व करने में डिले हो रहा है, तो हाई कोर्ट कभी एक्शन नहीं लेती, कुछ बोलती नहीं है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कुछ डर भी नहीं होता। और अगर कोई जज टाइमलाइन को फुलफिल करने की कोशिश भी करे ना, तो बार एसोसिएशन से प्रेशर आ जाता है कि यार इतना जल्दी जल्दी क्यों सोल्व कर रहे हो, मतलब क्या है, आप एडजमेंट नहीं दे रहे हो, आप वकीलों के साथ में कोऑपरेट नहीं कर रहे हो। तो फिर उस जज की छवि बना दी जाती है कि ये जज जो है वो मुश्किल है हैंडल करने के लिए, टाइट है हैंडल करने के लिए, सही नहीं है, कोऑपरेशन नहीं है वकीलों के साथ में। फिर उस जज के प्रमोशन के चांसेस प्रभावित होते हैं। इसलिए कभी जज रिजिड होता ही नहीं इस बात पे कि हाँ भाई एक निश्चित टाइमलाइन के अंदर केस को सोल्व किया जाए, उसको कोई इंसेंटिव नहीं है, बल्कि वो टाइमलाइन फुलफिल करने जाएगा तो उसको नुकसान है, सिस्टम ऐसा बना हुआ है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में राइटर ये बोलते हैं, जजेस की जो प्रमोशन है ना, या फिर यूं कहें परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन सिस्टम है ना, वो किस चीज पे मेजर किया जाता है, वो देखो यूनिट सिस्टम पे बेस्ड होता है। मतलब जजेस ने कितने केसेस सोल्व किए। अब देखो कई बार जैसे कॉम्प्लेक्स केस आएगा, उसको तो जज हाथ ही नहीं लगाएगा, उसको प्रायोरिटी नहीं देगा, लेकिन जज को लगेगा ये सिंपल केस है, इसको मैं सोल्व करता हूँ जल्दी, इसको प्रायोरिटी देता हूँ ताकि मेरे अकाउंट में जुड़ जाए कि मैंने ये केस सोल्व कर दिया है। तो ये परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन सिस्टम ऐसा है जिसमें ये देखा जाता है कि कितने केसेस जज ने सोल्व किए हैं, तो ये गलत है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, कई बार ना वकील जो है ना वो देखो अलग अलग कोर्ट में केस ले लेते हैं, एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में भागते रहते हैं, उनकी तैयारी नहीं होती। तो एडजमेंट मांगना उनके लिए आसान रास्ता होता है कि जज को बोल दें कि केस को फिलहाल के लिए एडजर्न कर दें, आज तैयारी नहीं है। तो बहुत सारे वकील एडजर्नमेंट मांग लेते हैं। वकीलों का भी कोई इंसेंटिव नहीं है कि हाँ केसेस को जल्दी सोल्व करना है, बल्कि उनका एडजर्नमेंट में इंसेंटिव होता है। जिसका केस है ना वो उसको वकील बोल के रखते हैं, अरे अरे कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं लंबा चलवाऊंगा इसे। मतलब उन केसेस की मैं बात कर रहा हूं जिन केसेस में खुद पिटिशनर जस्टिस लेने गया है, उनकी अलग बात है। कई बार किसी के अगेंस्ट भी केस होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल कोई मर्डर का आरोपी है, तो वकील बोलेगा अरे चिंता मत करो, मैं तुम्हें बेल दिलवा दूंगा और फिर सालों साल ये केस चलवाएंगे हम, 20 साल। तो वकील के पास कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो जल्दी से केस सोल्व करवाए। कई बार देखो वकीलों को पता भी नहीं होता कि कौन सा केस कब सुना जाएगा, कब कब एडजमेंट होगा, और केस का शेड्यूल काफी बार वकीलों के लिए भी अनप्रेडिक्टेबल रहता है। अच्छा कई बार क्या होता है, कोर्ट में ना स्टे मिल जाता है। फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट है और फिलहाल प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन को लेकर स्टे मिल गया तो वकीलों को और ज़्यादा इंसेंटिव खत्म हो जाता है
उनको लगता है कि यार अभी तो फिलहाल के लिए तो स्टे है ना, इसे एक्सटेंड करवाते हैं। मतलब फाइनल डिसीजन के लिए वो मोटिवेटेड नहीं होते, उन्हें लगता है कि स्टे मिल गया तो फिलहाल के लिए यही टेम्परेरी रिलीफ को ही हम एक्सटेंड करवाते जाते हैं। स्टे को देखो एक जीत के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है कि स्टे दे दिया कोर्ट ने, तो ये एक प्रकार से हमारी जीत हो गई। जब देखो केस का शेड्यूल फिक्स नहीं होता ना, तो विटनेस को बहुत नुकसान होता है। विटनेस, तभी तो लोग बोलते हैं कि नहीं यार कोर्ट में गवाही देने मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि देखो कोर्ट कभी भी बुला लेती है, कोई फिक्स शेड्यूल नहीं होता, तो फिर गवाह को ना अपने नौकरी वगैरह से छुट्टी लेके जाना पड़ता है, उसको खर्चा आता है। तो इस वजह से ना, क्योंकि शेड्यूल नहीं होता प्रॉपर, कि विटनेस को पहले से पता नहीं होता किस डेट पे गवाही होगी, इसलिए अनप्रडिक्टेबिलिटी आ जाती है उसके जीवन में भी। और तभी जो विटनेस हैं वो कोर्ट में जाने से घबराते हैं, डरते हैं कि यार ये पूरा फ्रस्ट्रेटिंग प्रोसेस है। तो लास्ट में देखो राइटर ये बोलते हैं हमें ना होलिस्टिक रिफॉर्म की आवश्यकता है। जैसे एक ये चीज़ है, जज की जो परफॉर्मेंस है ना वो यूनिट सिस्टम पे आधारित नहीं होनी चाहिए। यूनिट सिस्टम में रिफॉर्म्स चाहिए ताकि जजेस जो हैं वो कॉम्प्लेक्स केसेस को भी उतना ही प्रायोरिटी दें जितना कि सिंपल केसेस को। वकीलों को भी केस की शेड्यूलिंग से संबंधित प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और अगर डिले हो तो उसके लिए पेनल्टी का प्रोविजन भी होना चाहिए कि वकीलों के ऊपर पेनल्टी लगाई जाए अगर डिले होता है, और जल्दी करवाते हैं तो फिर उनको रिवॉर्ड भी देना चाहिए। मतलब ऐसा सिस्टम हो, जज जो हैं वो देखो स्टे ना लगाएं, मतलब स्टे मजबूरी हो तभी लगाएं कम से कम, और स्टे ऑर्डर को बार बार रिव्यू करते रहें। ऐसा नहीं कि एक बार स्टे लग गया तो बस अब उसे 3 साल बाद सुना जा रहा है उस केस को फिर से, ऐसा नहीं होना चाहिए। और केस मैनेजमेंट में ना टेक्नोलॉजी का आज के समय में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। जैसे ये एक केस फाइल किया जाता है ना, तुरंत के तुरंत सारी डेट पिटिशनर को मिल जाए, इस डेट को ये होगा, और सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर में भी जज को सब कुछ दिखता रहे कि आज ये केस की सुनवाई करनी है, आज अगर नहीं हुआ तो पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। और जितना प्रैक्टिकल हो उतने ही केस जज एक दिन में लें। ऐसा ना हो कि लिस्टिंग 100 केसेस की कर दी है और सुनवाई की जा रही है जज के द्वारा 30 केसेस की, और बाकी जो 70 केस हैं उनका नंबर अब 2 महीने बाद आएगा। आज भी सुनवाई नहीं हुई, लेकिन अब उनका अगली हियरिंग ऑटोमेटिकली 2 महीने बाद की मिल गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना प्रैक्टिकल हो उतने केस लिस्ट होने चाहिए एक दिन के लिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, हमारे देश में न्यूट्रिशन पैराडॉक्स से संबंधित है। अपना सिलेबस में जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। न्यूट्रिशन पैराडॉक्स क्या है? न्यूट्रिशन पैराडॉक्स देखो ये है, एक तरफ हम हमारे देश में सेल्फ सफिशिएंट है फूड ग्रेन्स के मामले में, हमारे देश में खाने की कमी नहीं है, बल्कि हम आज के समय में फूड ग्रेन को एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन बावजूद इसके ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक जो है 111 आउट ऑफ 125 कंट्रीज। ये तो देखो काफ़ी दुख की बात है ना। तो दिक्कत कहाँ पे है? दिक्कत देखो ऐसा नहीं है कि लोगों को इनफ कैलोरीज नहीं मिल रही है, दिक्कत देखो है इनफ न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, इनफ विटामिन्स नहीं मिल रहे हैं। समस्या अंडर न्यूट्रिशन की और हिडन हंगर की है। जैसे यहाँ पर देखो, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा है 35.5% बच्चे हमारे देश में जिनकी एज 5 साल से कम है वो देखो स्टंटिंग का शिकार है, मतलब एज के हिसाब से हाइट नहीं बढ़ पाई है। और 19.3% बच्चे वेस्टिंग का शिकार है, हाइट के हिसाब से वेट नहीं बढ़ पाता है। ये उन बच्चों की बात कर रहे हैं जिनकी एज 5 साल से कम है। तो अब देखो राइटर कहते हैं ये जो समस्या है ना, कुछ रीजन्स की वजह से और ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ हैं, जो गरीब लोग हैं वो जैसे फूड वगैरह, ये फ्रूट्स वगैरह अफोर्ड नहीं कर पाते। अब जो अमीर लोग हैं वो तो देखो महंगे महंगे फ्रूट्स खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, विटामिन्स की गोलियां ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उनमें ये दिक्कत नहीं होगी हिडन हंगर, अंडर न्यूट्रिशन। हाँ, अवेयरनेस की वजह से कई बार ये दिक्कत आ जाती है। कंसेप्ट ये है, कई बार अमीरों में भी मोटे मोटे बच्चे होते हैं, उनमें भी हिडन हंगर होती है, वो लेज वगैरह ज़्यादा खाना स्टार्ट कर देते हैं, अवेयरनेस नहीं होती। लेकिन आम तौर पे देखो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ की वजह से, सोशल इनिक्विटीज़ की वजह से, जेंडर इनक्वालिटी की वजह से ये जो समस्या है ना हिडन हंगर वाली, ये और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो राइटर ना यहाँ पे एक सॉल्यूशन देते हैं, कम्युनिटी लेड न्यूट्रिशन हब। कम्युनिटी लेब
न्यूट्रिशन हब ये क्या होगा? देखो जैसे किसी कम्युनिटी में एक छोटा सा सेंटर है, न्यूट्रिशन हब है, जिसको कम्युनिटी के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, वहीं से लोकल लीडरशिप होती है, वही देखो कंटेक्स्ट स्पेसिफिक सॉल्यूशन निकालती है कि अपने एरिया में जो लोग रह रहे हैं वो प्रॉपर न्यूट्रिशन कंज्यूम करें, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो कम्युनिटी लेड न्यूट्रिशन हब में ना लीडरशिप लोकल लेवल से डेवलप होती है और देश के अलग अलग एरियाज में ना अलग अलग न्यूट्रिशन वाली फूड वहाँ पे आपको मिलेंगे। तो कंटेक्स्ट स्पेसिफिक, जैसे नॉर्थ इंडिया में मान लीजिए नॉन वेज फूड कम कंज्यूम करते हैं, साउथ इंडिया में रिलेटिवली ज़्यादा करते हैं, कोस्टल एरियाज में रिलेटिवली ज़्यादा करते हैं। तो कंटेक्स्ट स्पेसिफिक सॉल्यूशन पे ध्यान देगा लोकल लीडरशिप इन जो इस न्यूट्रिशन हब को ऑपरेट करेगा। ये जो कम्युनिटी लेड न्यूट्रिशन हब होंगे ना, ये बैलेंस्ड न्यूट्रिशियस डाइट पे फोकस करेंगे, ना कि सिर्फ कैलोरीज को कंज्यूम करने पे। ये न्यूट्रिशन हब कम्युनिटी लेवल पे देखो लोगों को एंकरेज करेगा, अवेयरनेस फैलाएगा, मोटिवेट करेगा कि आप डाइवर्स फूड कंज्यूम करो, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दालें, एनिमल प्रोडक्ट्स, इससे बैलेंस डाइट बनेगा। अब देखो आप बोलोगे सर कुछ लोग तो गरीब हैं, वो तो कंज्यूम कर ही नहीं पाएंगे ना। मान लो उनके पास में अवेयरनेस है कि हाँ बैलेंस डाइट क्या होती है, लेकिन फिर भी उनके पास पैसे नहीं है, तो क्या किया जाएगा? फिर देखो जैसे फोर्टिफाइड फूड है, मतलब ऐसे फूड, ऐसा गेहूं फॉर एग्जांपल, ऐसा राइस जिसमें आर्टिफिशियल ढंग से न्यूट्रिशन ऐड कर दिए गए हैं, इनको फोर्टिफाइड फूड बोलते हैं। तो ऐसे वल्नरेबल ग्रुप्स को फिर फोर्टिफाइड फूड प्रोवाइड किया जाएगा, सप्लीमेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ये जो न्यूट्रिशन हब्स है ना, ये देखो एक चीज़ एंकरेज करते हैं कि अपनी एरिया में, अपनी कम्युनिटी में जिस फूड की आवश्यकता है ना, वो हम लोकल ही प्रोड्यूस करें और एक्सटर्नल हेल्प के लिए हम डिपेंडेंट ना रहें फूड के लिए, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो उसके। उसका फ़ायदा एक ये होता है, मान लो ये कोई ज़िला है, आसपास का एरिया है या फिर कोई गांव है, जितनी ज़्यादा चीज़ें यहीं पे प्रोड्यूस होंगी और यहीं पे बिक जाएंगी, तो उसका फ़ायदा देखो ये होगा, बाहर से आते आते तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, दूसरी कॉस्ट लग जाती है और वो कमोडिटीज़ महंगी हो जाती हैं। तो इसलिए ये जो न्यूट्रिशन हब है ना, ये एंकरेज करते हैं लोकल एग्रीकल्चर पे। फिर आर्टिकल में बताया जाता है इस प्रकार के कम्युनिटी लेड न्यूट्रिशन हब का ना काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है। जैसे 2012 में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि उत्तर प्रदेश में ना वो बच्चे जिनकी एज 5 साल से कम है, उनमें ना स्टंटिंग काफ़ी ज़्यादा कम हो गई जब न्यूट्रिशन हब्स को इंट्रोड्यूस किया गया उसके बाद। तो आप इस रिपोर्ट को कोट कर सकते हो। फिर राइटर बोलते हैं अगर देखो हमें विकसित भारत बनाना है ना 2047 तक, तो सोसाइटी को साथ लेके चलना होगा। इस प्रकार के कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अभी क्या है, सिर्फ देखो महिलाओं के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि हाँ परिवार क्या कंज्यूम कर रहा है, बच्चे क्या कंज्यूम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। तो मैन को भी पार्टनर होना चाहिए इस पूरे इनिशिएटिव में, खास करके न्यूट्रिशन हब में। चाहे देखो वो कुकिंग में हेल्प करें, फार्मिंग में हेल्प करें, कैसे भी हेल्प करें, बट न्यूट्रिशन हब्स में जिम्मेदारी सिर्फ महिलाओं की नहीं होनी चाहिए और मैन की भी होनी चाहिए। यूथ एंगेज करे इस इनिशिएटिव में। यूथ फ्रेश आइडियाज़ लेके आते हैं, फ्रेश एनर्जी लेके आते हैं, जिससे इनिशिएटिव सफल होते हैं। लोकल गवर्नमेंट इस प्रकार के कम्युनिटी लेड न्यूट्रिशन इनिशिएटिव्स के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करे, जैसे फंडिंग है, पॉलिसी सपोर्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ताकि लोकल लेवल पे कम्युनिटी को डेवलप करने में ये जो कम्युनिटी लेड न्यूट्रिशन हब है ना, ये इंपॉर्टेंट साबित हों। फिर वही बात जेंडर इक्विटी और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो ये वाला पॉइंट मैंने बोला, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सिर्फ महिलाओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बच्चों में न्यूट्रिशन, ये इंश्योर करना कि बच्चे न्यूट्रिशन कंज्यूम करें। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। लास्ट में देखो डोमेस्टिक वर्कर्स से संबंधित एक स्टैटिक हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। चैलेंजेस फेस्ड बाय डोमेस्टिक वर्कर्स। सबसे पहले जिन कंडीशंस में वो काम करते हैं वो कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती हैं। उनको मिनिमम वेजेस भी कई बार नहीं दिए जाते, सोशल सिक्योरिटी नहीं होती, कोई इंश्योरेंस नहीं, कोई पेंशन नहीं, कुछ नहीं। लीगल प्रोटेक्शन गैप, मतलब 2010 और 2017 में लीगल प्रोटेक्शन देने के लिए डोमेस्टिक वर्कर्स को बिल वगैरह आए थे लेकिन पास नहीं हुए।
नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस, ये तो मैंने आपको बताया। मिनिमम वेजेस एक्ट, इन सबको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए। इनसफिशिएंट डेटा, डोमेस्टिक वर्कर्स से संबंधित डेटा जो है इनसफिशिएंट है, पता नहीं है, कोई कंपाइलेशन नहीं है डेटा का, कितने डोमेस्टिक वर्कर्स काम करते हैं, किस राज्य में, किस किस काम में। नेक्स्ट, रोल ऑफ इनफॉर्मल प्लेसमेंट एजेंसीज, कई बार जो इनफॉर्मल प्लेसमेंट एजेंसीज है ना, डोमेस्टिक वर्क दिलवाने के नाम पे बेच देते हैं, एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है डोमेस्टिक वर्कर्स का। नेक्स्ट, नेग्लेक्ट ऑफ डोमेस्टिक लेबर राइट्स, डोमेस्टिक लेबर राइट्स को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाता है और डोमेस्टिक वर्क को वर्क की कैटेगरी में भी नहीं माना जाता। जैसे इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए राइट्स हैं, दूसरी कैटेगरी के वर्कर्स के लिए राइट्स हैं, बट डोमेस्टिक वर्कर के लिए कोई राइट नहीं है, उनको वर्क की कैटेगरी में माना ही नहीं जाता। लिमिटेड यूनियनाइजेशन, यूनियन होती नहीं है डोमेस्टिक वर्कर्स की, इस वजह से वो अपनी मांगे ठीक से रख नहीं पाते। इम्पैक्ट क्या, इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट देखो, जैसे मैंने आपको बताया, सोशल सिक्योरिटी नहीं होती उनके पास में बिल्कुल भी। जितने साल काम किया फिर तुरंत हटा दिया। जैसे जो फॉर्मल कंपनीज होती हैं TCS जैसी, वहाँ पे कोई पर्सन रिजाइन करता है, 30 दिन का नोटिस पीरियड देना होता है, एकदम से कोई कंपनी नहीं हटा सकती, ये सारी चीज़ें होती हैं ना। बट देखो डोमेस्टिक वर्कर्स के साथ में ये सब नहीं होता, जब मन में आया काम से हटा दिया, जब रख लिया। इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी, देखो जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं, कई बार उनके पास में परमानेंट जॉब नहीं होती, सीजन के हिसाब से जॉब मिलती है फिर हटा दिया जाता है, तो इकोनॉमिकली काफ़ी वल्नरेबल होते हैं। स्ट्रक्चरल डिसएडवांटेजेस हैं, मतलब पढ़े लिखे नहीं होते बहुत बार डोमेस्टिक वर्कर्स, तो उनके साथ में एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट फेलियर, जो अर्बन फॉर्मल वर्कर्स हैं ना, वो देखो वेजेस में इनइक्वलिटी फेस करते हैं, कहीं पे पैसा ज़्यादा मिला, कहीं पे कम मिला, कोई फिक्स ही नहीं है पैसा। अब कई बार मजबूरी होती है ना उनको, तो बहुत कम पैसों में भी काम करना पड़ता है, तो ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद लास्ट में हम रिवाइज कर लेते हैं जो आज हमने डिस्कस किया। एथिकल लेसन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ रतन टाटा, हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की। जैसे सबसे पहले काइंडनेस डिस्कस की, एबिलिटी टू बी पोलाइट एंड केयरिंग, इसमें हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया, 1984 के दंगों के बाद उन्होंने फ्री में ट्रक दिए थे। फिर नेक्स्ट है स्पिरिट ऑफ सर्विसशिप, मतलब पब्लिक सर्विस के प्रति कमिटेड होना विदाउट एनी सेल्फ मोटिव। 26/11 अटैक हुआ था और विक्टिम्स के लिए इन्होंने काफ़ी हेल्प की थी, ट्रस्ट इस्टेब्लिश किया था। नेक्स्ट है कंपैशन, कंपैशन में हमने डिस्कस किया था सामने वाले के दुख को दिल से महसूस करना और उसके लिए कुछ करने की इच्छा रखना। एनिमल्स का एग्जांपल हमने डिस्कस किया था, किस प्रकार से ताज की प्रॉपर्टीज़ में स्ट्रे डॉग्स वगैरह आ सकते हैं और ये सब चीज़ें, एनिमल्स को बहुत केयर करते थे। लीडरशिप हमने डिस्कस किया, लीडरशिप क्या होती है, एबिलिटी टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस पीपल। शुरुआत में जब उन्होंने जॉब ज्वाइन की टाटा में, तो उन्होंने शॉप फ्लोर पे काम किया, मतलब प्रोडक्शन यूनिट में काम किया, ताकि उनको गहराई से पता लगा चीज़ें कैसे चलती हैं। फिर है परजिवरेंस, हमने डिस्कस किया था, टाटा की जो फैक्ट्री थी दूसरी जगह डाइवर्ट करनी पड़ी थी, दूसरी जगह इस्टाब्लिश करनी पड़ी थी, क्योंकि लेफ्ट गवर्नमेंट ने सिंगूर में लैंड तो दिया था, बट प्रोटेस्ट के चलते पश्चिम बंगाल में नहीं इस्टाब्लिश हो पाई थी, तो आनंद में गुजरात में फिर इस्टाब्लिश की थी इन्होंने। फिर ये ब्लैक कोट सिंड्रोम वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये डिस्कस किया प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कोर्ट में ना बार बार एडजमेंट होता है, अपील फाइल की जाती है, अलग अलग कोर्ट्स में लीगल कॉस्ट बढ़ती जाती है, और की फैक्टर है कि जुडिशरी ना शेड्यूलिंग में दिक्कत कर देती है, केस मैनेजमेंट अच्छे से नहीं किया जाता, केस की शेड्यूलिंग अच्छे से नहीं की जाती, कोई क्लियर टाइमलाइन नहीं होती, केस कितने दिनों में डिस्पोज हो जाएगा, विटनेस के एग्जामिनेशन के लिए कोई टाइमलाइन नहीं होती, ये सब चीज़ें। वैसे 2000 वाला जो दशक था ना, 2010 के आसपास केस फ्लो मैनेजमेंट रूल्स आए थे, बट उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। इस मामले में देखो हायर कोर्ट्स का भी जो रुख होता है वो कई बार ना बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला होता है। वो जजेस को बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट जजेस को, कि कुछ केसेस को आप ज़्यादा प्रायोरिटी दो, इससे ना उनका पूरा सिस्टम हिल जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का, और जज के पास में कोई मोटिवेशन नहीं होता केस जल्दी सोल्व करने का, इसलिए। और उनका जो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन सिस्टम होता है वो भी यूनिट बेस होता है, यूनिट सिस्टम, कितने केसेस सोल्व करोगे, तो वो सिंपल केसेस को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, कॉम्प्लेक्स केसेस को वो तवज्जो नहीं देते हैं। और फिर वकीलों के बारे में बोला जाता है कि वकीलों स्टे मिल जाता है तो उन्हें तो इसी में जीत लगती है कि स्टे मिल गया तो हमारी जीत होगी, वो इसी स्टे को एक्सटेंड करवाने की कोशिश करते हैं, और उनके पास में भी कोई इंसेंटिव नहीं है, वो बार बार एडजमेंट करवाते हैं। कई बार वकीलों को शेड्यूल का नहीं पता होता केस का, कई बार वकील जो हैं वो एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में भागते रहते हैं,
और इसलिए वो एडजमेंट करवाते हैं। लास्ट में हमने होलिस्टिक रिफॉर्म की बात की, कैसे रिफॉर्म आएंगे। सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए ना इंसेंटिव होना चाहिए डिले रिड्यूस करने के लिए। जजेस का इवैल्यूएशन यूनिट सिस्टम बेस्ड नहीं होना चाहिए। वकीलों को शेड्यूलिंग का पता हो पहले से। लिटिगेंट्स डिले टैक्टिक्स, उनके लिए डिले टैक्टिक्स डिस्करेज होनी चाहिए। विटनेस को अगर शेड्यूल पहले से पता होगा तो उसकी अपीयरेंस फिक्स होगी, उसको फाइनेंशियल कॉस्ट ज़्यादा नहीं आएगी, उसकी लाइफ में अनप्रेडिक्टेबिलिटी नहीं आएगी। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए इन केस मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। फिर हमने आर्टिकल डिस्कस किया न्यूट्रिशन पैराडॉक्स से संबंधित। देखो, एक तरफ हम फूड ग्रेन्स के मामले में सेल्फ सफिशिएंट हैं, बावजूद इसके हंगर इंडेक्स में हमारी रैंक 111 आउट ऑफ 125 कंट्रीज। इंडिया में फूड सिचुएशन कैसी है? देखो, इंडिया में लोग भूख से तो नहीं मर रहे हैं, बट हिडन हंगर ज़रूर है। न्यूट्रिशन की कमी है। बच्चों में 35.5 बच्चे जिनकी एज 5 साल से कम है वो स्टंटिंग का शिकार हैं। 15% के आसपास बच्चे वेस्टिंग का शिकार, 19% के आसपास बच्चे वेस्टिंग का शिकार हैं। ये दिक्कत है। तो इसमें एक बढ़िया चीज़ है कम्युनिटी लेड न्यूट्रिशन हब। लोकल कम्युनिटी लेवल पे ये न्यूट्रिशन हब इस्टेब्लिश किए जाते हैं और इसमें क्या होता है, लोकल जो लीडरशिप है कंटेस्ट स्पेसिफिक सॉल्यूशन लेके आती है हिडन हंगर को कैसे एड्रेस किया जाए, और जो वल्नरेबल हैं उनको फिर फोर्टिफाइड फूड दिया जाता है जो अफोर्ड नहीं कर पाते। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ये कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव काफ़ी सफल साबित हो रहे हैं और यूपी में इम्प्लीमेंट किया था, काफ़ी फ़ायदा हुआ। लेकिन देखो, मैन को भी पार्टनर बनाया जाए, यूथ को एंगेज किया जाए इन कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव में। विकसित भारत बनाने के लिए ज़रूरी है लोकल गवर्नमेंट सपोर्ट करे, फंडिंग दे, पॉलिसी सपोर्ट प्रोवाइड करे, इंफ्रास्ट्रक्चर दे। ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस किए। ये क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना है। जो कम्युनिटी लेड न्यूट्रिशन हब वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया ना, तो उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।